नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान की दुनिया में एक काफ़ी अहम विषय पर बात करने वाले हैं। ये है सकारात्मक भावनाएं यानी पॉजिटिव इमोशंस, फिर मूड और अफेक्ट। हम कोशिश करेंगे कि अकादमिक रिसर्च, खास तौर पर MPC 046 ब्लॉक 2 यूनिट 6 से जो जानकारी मिली है उसे आसान भाषा में समझें। और ये भी जानेंगे कि ये हमारी खुशहाली मतलब वेलबीइंग के लिए इतने ज़रूरी क्यों है। अक्सर होता क्या है ना कि हमारा ध्यान डर, गुस्सा, उदासी ऐसी नेगेटिव भावनाओं पर ज़्यादा रहता है। शायद इसलिए कि ये हमें खतरों से बचाने में मदद करती आई हैं। लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो इस पूरी सोच को थोड़ा बदल रही है। ये सिर्फ अच्छा लगना नहीं है। मतलब सोचिए, क्या खुशियाँ, संतोष जैसी भावनाएं बस थोड़ी देर की राहत देती हैं? डॉक्टर एलिस आइजन का जो शुरुआती काम था उससे ही पता चला था कि जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हम ज्यादा मददगार हो जाते हैं, हमारी सोच ज्यादा लचीली हो जाती है। बिल्कुल, हम बेहतर फैसले ले पाते हैं, समस्याओं के नए हल ढूंढ पाते हैं। हाँ, तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले ये जो शब्द है इमोशन, मूड, अफेक्ट, इनको थोड़ा साफ कर लेते हैं। जब हम इमोशन यानी भावना कहते हैं तो इसका ठीक मतलब क्या है? ये किसी खास चीज से जुड़ा एहसास है ना? हाँ बिल्कुल, भावना एक पूरा पैकेज है, समझ लीजिए। इसमें शरीर में कुछ होता है, मतलब फिजिकल अराउजल, जैसे दिल तेज धड़कना। फिर हम कुछ करते हैं, व्यवहार, जैसे मुस्कुराना या चिल्लाना। और तीसरा, हमें अंदर से पता होता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। सिसरेली और व्हाइट ने भी कुछ ऐसा ही समझाया है। और भावनाओं की भी कई किस्में हैं। एक रिसर्चर थे रॉबर्ट प्लूचिक, उन्होंने तो एक व्हील ऑफ इमोशंस बनाया था। अच्छा, भावनाओं का पहिया? हाँ, उसमें जो मूल भावनाएं हैं, डर, गुस्सा, खुशी, हैरानी, घृणा, विश्वास, प्रत्याशा, ऐसी 8। और फिर इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बाकी सब भावनाएं बनती हैं। अच्छा, तो फिर मूड यानी मनोदशा ये भावना से कैसे अलग हुई? हम अक्सर कहते हैं आज मेरा मूड अच्छा है। हाँ, ये एक जरूरी फर्क है। देखिए, भावना जो है वो आमतौर पर किसी खास वजह से आती है और अक्सर ज्यादा देर नहीं टिकती, जबकि मूड या मनोदशा वो एक ज्यादा फैला हुआ हल्का सा एहसास है। वो किसी एक चीज से सीधा नहीं जुड़ा होता और घंटों या दिनों तक भी रह सकता है। जैसे बस यूं ही अच्छा महसूस करना। हाँ, या थोड़ा लो फील करना बिना किसी खास कारण के, वो मूड है। और ये तीसरा शब्द अफेक्ट यानी प्रभाव, ये कहाँ फिट होता है? अफेक्ट तो आप कह सकते हैं इन सबसे ज्यादा बुनियादी है, एकदम बेसिक लेवल पर। ये किसी भी चीज के प्रति हमारी पहली फौरन वाली शारीरिक प्रतिक्रिया है। कोई तस्वीर देखी, आवाज सुनी, कोई ख्याल आया तो तुरंत एक रिएक्शन होता है। और इसी से तय होता है कि वो चीज हमें सुखद लगी या दुखद। मतलब अफेक्ट का बैलेंस। अच्छा, बैलेंस मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? बिल्कुल, पॉजिटिव अफेक्ट जैसे खुशी, संतोष, नेगेटिव इफेक्ट जैसे डर, गुस्सा, अपराध बोध। और मजे की बात यह है कि दोनों का हमारे शरीर और दिमाग पर अलग-अलग असर होता है। शुरू में कही थी कि सकारात्मक भावनाएं सिर्फ तनाव कम करने के लिए नहीं है, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। यहीं पर बारबरा फ्रेडरिक्सन की ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी आती है, राइट? हाँ बिल्कुल, ये थ्योरी पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक कह सकते हैं मील का पत्थर है। इसका जो मूल आइडिया है वो काफी क्रांतिकारी है। ये थ्योरी कहती है कि सकारात्मक भावनाएं हमारे सोचने और काम करने के दायरे को विस्तृत करती हैं, यानी ब्रॉडन करती हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, जो नेगेटिव भावनाएं हैं जैसे डर, वो हमारे ध्यान को सिकोड़ देती हैं ताकि हम सिर्फ खतरे पर फोकस करें। लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया। सोचिए, पार्क में अचानक सांप दिख जाए। हाँ, तो बस भागने का ही ख्याल आएगा और कुछ नहीं सूझेगा। एग्जैक्टली, दिमाग एकदम संकरा हो जाता है। लेकिन सकारात्मक भावनाएं ठीक इसका उल्टा करती हैं। जब आप खुश होते हैं या किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, उत्साहित होते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा खुल जाता है। नए आइडिया आते हैं, आप ज्यादा चीजें आजमाना चाहते हैं, दुनिया में संभावनाएं ज्यादा दिखती हैं। जैसे अगर किसी दोस्त की पार्टी की खबर मिले तो? हाँ, तो आप शायद सोचने लगें कि क्या पहनेंगे, किससे मिलेंगे, क्या बातें होंगी, क्या लेकर जाएं। मतलब कई तरह के विचार और प्लान दिमाग में आते हैं। आपका मानसिक दायरा फैल जाता है। ये है ब्रॉडन इफेक्ट। तो ये सिर्फ उस पल में अच्छा महसूस करने से ज्यादा है, इसका कोई लॉन्ग टर्म असर भी होता है? हाँ, यही इस थ्योरी का दूसरा हिस्सा आता है, बिल्ड
यानी निर्माण। ये जो सोचने समझने का दायरा बढ़ता है ना, ये समय के साथ हमारे व्यक्तिगत संसाधन मतलब पर्सनल रिसोर्सेज बनाता है। रिसोर्सेज? किस तरह के रिसोर्सेज? कई तरह के, जैसे पहला, शारीरिक संसाधन। पॉजिटिव इमोशंस हमारी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकती हैं, हमारे दिल के लिए अच्छी हो सकती हैं। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी इसी मन और शरीर के कनेक्शन को पढ़ती है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक संसाधन। ये भावनाएं हमें ज्यादा लचीला, रेजिलिएंट बनाती हैं। हम मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। मतलब कोपिंग स्किल्स बेहतर होती है? हाँ, हम प्रॉब्लम को सुलझाने पर फोकस करते हैं या अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। यहाँ तक कि हम आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से तैयारी यानी प्रोएक्टिव कोपिंग भी करने लगते हैं। और तीसरा, सामाजिक संसाधन। जब हम खुश होते हैं तो हम दूसरों से बेहतर जुड़ते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं, हमें सोशल सपोर्ट ज्यादा मिलता है। एक बफरिंग हाइपोथेसिस भी है जो कहती है कि अच्छा सोशल सपोर्ट हमें तनाव के बुरे असर से बचाता है। रिसर्च में एक माँ बेटी का उदाहरण भी था शायद, जो इस बिल्ड वाले पहलू को समझाता है। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। माँ ने बेटी को खाने में नुक्स निकालने पर डांटा नहीं, बल्कि प्यार से समझाया। मतलब शुरुआत पॉजिटिव हुई, बेटी खुश होकर पढ़ने चली गई। बाद में क्योंकि वो अच्छा महसूस कर रही थी, उसका दिमाग खुला, तो उसने माँ से अपनी पढ़ाई की चिंताएं शेयर की। अच्छा। इस बातचीत से उनका रिश्ता और मजबूत हुआ, यानी एक सामाजिक संसाधन बना। और इस पूरी प्रोसेस में दोनों ने और ज्यादा सकारात्मक भावनाएं महसूस की। तो ये एक तरह का ऊपर जाने वाला चक्र, अपवर्ड स्पाइरल बन जाता है। पॉजिटिव इमोशन से सोच का विस्तार, उससे रिसोर्स बने और उन रिसोर्सेज से और पॉजिटिव इमोशंस आईं। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली विचार है। और फ्रेडरिक्सन ने ये भी कहा था कि पॉजिटिव इमोशंस नेगेटिव इमोशंस के असर को कम कर सकती हैं, मतलब अंडू कर सकती हैं। ये कैसे होता है? हाँ, इसे अनडूइंग इफेक्ट कहते हैं। सोचिए, क्या आप एक ही समय पर बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा दुखी हो सकते हैं? नहीं, मुश्किल है। बिल्कुल। तो पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो नेगेटिव इमोशंस के शारीरिक असर को, जैसे तनाव से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसे जल्दी नॉर्मल करने में मदद कर सकती हैं। इसी से जुड़ा एक और आइडिया था क्रिटिकल पॉजिटिविटी रेशियो का, लोसाडा रेशियो भी कहते थे इसे। हाँ, सुना है, वो 3.1 वाला अनुपात। हाँ, वही कि अच्छी तरह फलने फूलने के लिए हमें हर एक नेगेटिव इमोशन के बदले कम से कम 3 पॉजिटिव इमोशंस महसूस करनी चाहिए। ये बहुत पॉपुलर हुआ था। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि बाद के विश्लेषण में ब्राउन, सोकल और फ्रीडमैन ने दिखाया कि इसका जो गणितीय आधार था वो मजबूत नहीं था, उसमें कुछ त्रुटियां थी। तो वो 3.1 का जादुई नंबर गलत था। हाँ, वो स्पेसिफिक रेशियो तो गलत साबित हुआ, लेकिन इसके पीछे का जो मूल सिद्धांत है कि सकारात्मक भावनाओं का पलड़ा भारी रखना फायदेमंद है, वो आज भी काफी हद तक माना जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि नेगेटिव भावनाएं खराब हैं या हमें उनसे पूरी तरह बचना है। उनकी अपनी अहमियत है, पर हाँ, संतुलन अगर पॉजिटिविटी की तरफ झुका हो तो वो बेहतर है। लेकिन शायद जरूरत से ज्यादा पॉजिटिविटी भी ठीक नहीं। सही कहा, हर चीज का संतुलन जरूरी है। शायद जरूरत से ज्यादा पॉजिटिविटी भी हमें लापरवाह बना दे। संतुलन ही कुंजी है। ठीक है, तो हमने समझा कि सकारात्मक भावनाएं क्यों जरूरी हैं, कि उनकी ताकत क्या है। लेकिन अब असली सवाल, हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर ढंग से संभालें कैसे और विकसित कैसे करें, खासकर तब जब हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि भावनाएं, खासकर नेगेटिव वाली, हमारी समझदारी में, तर्क में रुकावट डालती हैं। ये एक आम धारणा है, पर शायद पूरी तरह सही नहीं। भावनाएं रुकावट नहीं बल्कि जानकारी और ऊर्जा का स्रोत हैं। सवाल यह है कि हम उस जानकारी और ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इनको मैनेज करने के कई तरीके हैं जिन पर शोध हुआ है। एक है इमोशन फोकस्ड कोपिंग। ये क्या है? जब हम किसी तनाव वाली स्थिति को बदल नहीं सकते, जैसे कोई पुरानी बीमारी है, तो हम उससे जुड़ी अपनी भावनाओं को संभालना सीखते हैं। रिसर्चर स्टैंटन ने बताया कि यह तरीका बहुत कारगर हो सकता है, पर तभी जब हम भावनाओं से भागे नहीं, बल्कि उन्हें समझें और सही ढंग से एक्सप्रेस करें। इसके 2 हिस्से हैं। एक तो इमोशनल प्रोसेसिंग, मतलब अपनी भावनाओं को गहराई से समझना, और दूसरा इमोशनल एक्सप्रेशन, उन्हें स्वस्थ तरीके से बाहर निकालना। मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको समझना और सही राह देना है। ये हमारे मोटिवेशन सिस्टम्स जैसे BAS और BIS से भी जुड़ता है। भावनाओं को समझना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EI, ये शब्द तो आजकल बहुत सुनने में आता है।
क्या ये भी भावनाओं को संभालने का तरीका है? हाँ बिल्कुल, ईआई आजकल बहुत पॉपुलर है, खासकर डैनियल गोलेमैन की किताब के बाद। लेकिन इसका जो अकादमिक आधार है वो पीटर सैलोवे और जॉन मेयर ने रखा था। ईआई का सीधा सा मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझना, उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना और उन्हें प्रभावी ढंग से मैनेज करना। अच्छा। सैलोवे और मेयर ने इसके 4 हिस्से बताए थे। पहला, भावनाओं को पहचानना, परसीविंग। दूसरा, सोच में भावनाओं का इस्तेमाल करना, यूजिंग। तीसरा, भावनाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग, कि वो क्यों पैदा हुई, कैसे बदलेंगी। और चौथा, भावनाओं को संभालना, मैनेजिंग। इसे किसी उदाहरण से समझाएंगे? मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो किसी परीक्षा को लेकर बहुत घबराया हुआ है। ईआई का मतलब होगा आप उसकी घबराहट को पहचान पाएं, परसीविंग। आप समझें कि ये घबराहट उसकी सोच को कैसे प्रभावित कर रही है और आप अपनी बातचीत को उसके हिसाब से एडजस्ट करें, यूजिंग। आप शायद ये भी समझ पाएं कि उसकी चिंता के पीछे परीक्षा के डर के अलावा और क्या वजह हो सकती है, जैसे शायद घर का दबाव, अंडरस्टैंडिंग। और आखिर में आप उसे शांत करने, उसका हौसला बढ़ाने के लिए सही शब्द और तरीके इस्तेमाल करें, मैनेजिंग। हाँ, ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। गोलेमैन के 5 हिस्से भी थे शायद। हाँ, गोलेमैन ने इसे थोड़ा और फैलाया था। आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। और एक और रिसर्चर हैं बारॉन। उन्होंने ईआई को जीवन की चुनौतियों से निपटने की काबिलियत से जोड़ा है। कुल मिलाकर रिसर्च यही दिखाती है कि जिनकी ईआई बेहतर होती है वो ज्यादा खुश रहते हैं, उनके रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं और उन्हें जीवन में ज्यादा सफलता मिलती है। ये तो हुई ईआई की बात। पर क्या उम्र के साथ भी हमारी भावनाएं और प्राथमिकताएं बदलती हैं? क्या उम्र दराज लोग भावनाओं को अलग नजरिए से देखते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और यहीं पर लॉरा कार्स्टेनसेन की सोशियो इमोशनल सेलेक्टिविटी थ्योरी SST आती है। SST? हाँ, ये थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे लोगों को यह एहसास होता है कि उनके पास जिंदगी में समय शायद कम बचा है, जो अक्सर बुढ़ापे में होता है, तो उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वो नई जानकारी इकट्ठी करने या नए नए लोगों से मिलने की बजाय उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगते जिनसे उन्हें इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिले। जैसे अपने करीबी रिश्तों को और गहरा बनाना, अच्छी यादें संजोना, जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना। वो नेगेटिव अनुभवों से थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं और पॉजिटिविटी पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये एक तरह का समझदारी भरा बदलाव है। हाँ, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि एक एडेप्टिव शिफ्ट है। ये उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। और एक और तरीका बताया गया था, इमोशनल स्टोरी टेलिंग, भावनात्मक कहानी सुनाना। ये क्या है? ये जेमी पेनेबेकर के काम से जुड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है अपने मुश्किल या दर्दनाक अनुभव और उनसे जुड़ी जो भावनाएं हैं उनको या तो लिखकर या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करके व्यक्त करना। अच्छा, जैसे डायरी लिखना या किसी दोस्त से दिल की बात कहना। हाँ, बिल्कुल। जब हम ऐसा करते हैं तो कई फायदे होते हैं। एक तो दबी हुई भावनाएं बाहर निकलती हैं, जिसे कैथारसिस कहते हैं। दूसरा, हम अपने विचारों को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, उस अनुभव को शायद कोई मतलब दे पाते हैं और अक्सर इससे दूसरों से जुड़ाव भी महसूस होता है। पेनेबेकर की रिसर्च ने तो ये भी दिखाया कि जो लोग अपनी मुश्किल भावनाओं के बारे में लिखते थे उनकी फिजिकल हेल्थ में भी सुधार हुआ। लेकिन क्या भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका हर कल्चर में एक जैसा होता है या इसमें फर्क है? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसमें कल्चर का बहुत बड़ा रोल है। जैसे भारत जैसी जो कलेक्टिविस्ट यानी सामूहिकतावादी संस्कृतियां हैं, उनमें अक्सर रिश्तों में हार्मनी मतलब सामंजस्य बनाए रखने पर ज्यादा जोर होता है। तो हो सकता है लोग अपनी नेगेटिव भावनाओं को, खासकर गुस्से जैसी, सीधे तौर पर जाहिर करने से बचें ताकि रिश्ते खराब ना हो। हाँ, वहीं अमेरिका जैसी इंडिविजुअलिस्टिक यानी व्यक्तिवादी संस्कृतियों में अपनी भावनाओं को खुलकर और सीधे बताना ज्यादा आम समझा जाता है। तो इमोशनल स्टोरी टेलिंग का तरीका भी कल्चर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो हमने भावनाओं को समझने और मैनेज करने के कई तरीके देखे। कोपिंग स्ट्रैटेजीज, ईआई, उम्र के साथ बदलाव और कहानी सुनाना। अब अगर कोई इन स्किल्स को सचमुच अपनी लाइफ में लाना चाहे तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? हाँ, अच्छी बात यही है कि ये स्किल्स सीखी जा सकती हैं, इन्हें डेवलप किया जा सकता है। कुछ तरीके ये हो सकते हैं। पहला, जानबूझकर सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना। हमें एक्टिवली ऐसे अनुभव ढूंढने चाहिए जो खुशी, संतोष, आशा, कृतज्ञता जैसी भावनाएं जगाएं। जैसे
फ्लो की स्थिति में खो जाना, जब आप किसी काम में इतने डूब जाएं कि समय का पता न चले, या फिर किसी खूबसूरत पल का पूरा आनंद लेना, जिसे सेवरिंग कहते हैं। आशावादी नजरिया अपनाना, माइंडफुलनेस यानी ध्यान का अभ्यास करना। ये पॉजिटिव इमोशंस हमारे मन के लिए डिटॉक्सिफायर भी हैं और पोषणकर्ता भी। फोकमैन और मॉस्कोविट्ज ने अपने अध्ययन में देखा था, हाँ, वो एड्स केयर गिवर्स वाला। हाँ, कि वो लोग भी इतने मुश्किल हालात में छोटी छोटी खुशियां ढूंढकर, जैसे किसी दोस्त से मिलना, अपने काम की तारीफ सुनना, पॉजिटिविटी बनाए रखते थे। दूसरा तरीका है स्कूलों में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा SEL पर ध्यान देना। बच्चों के लिए? हाँ, आजकल स्कूलों में बच्चों को सिर्फ मैथ्स साइंस ही नहीं, बल्कि भावनाओं को समझने और संभालने का हुनर सिखाने पर भी जोर है। CASL जैसे संस्थाएं यही काम करती हैं। SEL प्रोग्राम बच्चों में 5 मुख्य योग्यताएं विकसित करते हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप स्किल्स और जिम्मेदार निर्णय लेना। और रिसर्च जैसे डोला का मेटा एनालिसिस दिखाता है कि इससे बच्चों के व्यवहार और अकादमिक प्रदर्शन दोनों में सुधार होता है। ये तो बहुत अच्छा है। और तीसरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है रूलर तकनीक। रूलर जैसे स्केल? हाँ, स्पेलिंग वही है, RULER। ये येल सेंटर फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस की मार्क ब्रैकेट ने बनाई है। ये एक एक्रोनिम है। रिकॉग्नाइज, पहचानना अपनी और दूसरों की भावनाओं को, अंडरस्टैंड, समझना कि वे क्यों पैदा हुई, लेबल करना, उन्हें सही नाम देना, एक्सप्रेस, उन्हें सही तरीके से, और रेगुलेट करना, उन्हें मैनेज करना। RULER, पहचानना, समझना, लेबल करना, व्यक्त करना, रेगुलेट करना। बिल्कुल। ब्रैकेट ने एक मूड मीटर का भी कॉन्सेप्ट दिया है, एक चार्ट जो भावनाओं को 2 डायमेंशन पे देखता है। वो कितनी सुखद या दुखद हैं, प्लेजेंटनेस, और उनमें कितनी एनर्जी है, एनर्जी। इससे हमें अपने इमोशनल स्टेट को बेहतर समझने में मदद मिलती है। उनकी किताब परमिशन टू फील इसी बारे में है। तो इतने सारे फायदे हैं, तरीके भी हैं, लेकिन क्या हम ये मान लें कि बस पॉजिटिव सोचते रहो सब ठीक हो जाएगा? क्या सकारात्मक भावनाएं ही हर मर्ज की दवा हैं? नेगेटिव भावनाओं का क्या? ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है और इसका सीधा जवाब है नहीं। सकारात्मक भावनाएं बहुत शक्तिशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कोई जादुई छड़ी नहीं है। खासकर तब जब कोई इंसान बहुत बड़े दुख या सदमे से गुजर रहा हो, किसी अपने की मृत्यु, युद्ध का अनुभव, कोई गंभीर बीमारी या कोई बड़ी आपदा। ऐसी स्थितियों में सिर्फ पॉजिटिव सोचो कहना काफी नहीं होता, बल्कि नुकसानदेह भी हो सकता है। हाँ, वो एक तरह से दर्द को नकारना जैसा लगता है। बिल्कुल। उन नेगेटिव भावनाओं को महसूस करना, उन्हें स्वीकार करना और उनसे गुजरना, ये प्रोसेस का जरूरी हिस्सा है। उन्हें दबाना नहीं चाहिए। तो फिर ऐसे मुश्किल समय में पॉजिटिव इमोशंस का क्या रोल है? उनका रोल सहारा देने वाला है, सपोर्ट का है। वो हमें उन मुश्किल हालात से बेहतर ढंग से निपटने के लिए जरूरी संसाधन देती हैं, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। जो लोग आमतौर पर ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस महसूस करते हैं या उन्हें जानबूझकर ढूंढते हैं, उनके पास मुश्किलों का सामना करने के लिए एक तरह का इमोशनल बफर होता है। मतलब एक कुशन जैसा? हाँ, एक तरह का शॉक अब्जॉर्बर। वो शायद बीमारी से जल्दी उभर पाएं या तनाव को बेहतर झेल पाएं उन लोगों की तुलना में जो लगातार नेगेटिविटी में ही रहते हैं। इसे ऐसे समझें कि कुछ नहीं से तो कुछ भला है। मुश्किल समय में भी अगर हम जानबूझकर छोटी छोटी सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें, उनमें खुशी ढूंढें, तो वो हमें पूरी तरह निराशा में डूबने से बचा सकती हैं। तो कुंजी ये है कि हम सचेत रूप से, कॉन्शियसली पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। रोजमर्रा की छोटी चीजों में खुशी और मतलब ढूंढें, लेकिन ये उम्मीद ना करें कि इससे सारी समस्याएं जादू की तरह गायब हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से हमने सकारात्मक भावनाओं की दुनिया को काफी करीब से देखा। हमने समझा कि वो सिर्फ अच्छा लगना भर नहीं है और वो मूड और इफेक्ट से कैसे अलग हैं। हमने फ्रेडरिक्सन की ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी को समझा कि कैसे ये भावनाएं हमारी सोच का दायरा बढ़ाकर हमें मजबूत बनाती हैं, हमें नए रिसोर्सेज देती हैं। और हमने भावनाओं को मैनेज करने और डेवलप करने के कई तरीके भी जाने। इमोशन फोकस्ड कोपिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, उम्र के साथ होने वाले बदलाव, कहानी सुनाना और RULER जैसी प्रैक्टिकल तकनीकें भी। बिल्कुल। और सार यही निकलता है कि अपनी भावनाओं की दुनिया को समझना, उसे संभालना और खासकर पॉजिटिविटी को जानबूझकर अपनी लाइफ में जगह देना, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए जरूरी नहीं है,
ये हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है, जैसे हम रेजिलियंस कहते हैं। ये हमारे रिश्ते बेहतर करता है और कुल मिला के एक ज़्यादा संपूर्ण, ज़्यादा खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, एक एक्टिव कोशिश है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने इमोशनल स्टोरी टेलिंग और उसे व्यक्त करने में कल्चरल फर्क की बात की थी, तो क्या ये सोचना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है कि भावनाओं को दिखाने या छिपाने को लेकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परवरिश या कंडीशनिंग कैसी रही है, और ये समझ हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की भावनाओं को अपनी भलाई के लिए बेहतर इस्तेमाल करने की क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकती है, इस पर विचार किया जा सकता है।